देखो, सेलों का अपने स्थान पर यानी अपने स्थान पर किसके द्वारा, भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है और वियोजन हो रहा है, यानी टूट फूट रही है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम अपक्षय या वेदरिंग कहेंगे। तो सेलों का अपने स्थान पर, सब स्थान पर भौतिक और रासायनिक कारकों के द्वारा विघटन व वियोजन का होना क्या कहलाया, वह अपक्षय कहलाया। इसको दो भागों में यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि कौन कौन से, अभी मैंने तीन की चर्चा की थी, तीन प्रकार से हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल वेदरिंग भौतिक अपक्षय, और ये यहाँ दिखा रखा है रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में हम तापमान, दबाव, इनके बारे में चर्चा करेंगे, जबकि रासायनिक अपक्षय के अंदर हम ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन यानी कार्बोनीकरण, ऑक्सीकरण, जलयोजन, इनके बारे में आगे हम चर्चाएं करेंगे। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक यानी वो कौन से फैक्टर है जो वेदरिंग को इफेक्ट कर रहे हैं, जिनके कारण सेलें अपने स्थान पे या सब स्थान पे टूट फूट रही है। तो इनके बारे में देखते हैं। पहला है सेल की संरचना व संगठन, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रॉक्स, यानी सेलों की संरचना व संगठन कैसा है। हमने सेलों के तीन प्रकार पढ़े थे, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतीय चट्टान। उनके हमने गुण धर्मों की चर्चा की थी, कोई पारदर्शी होती है, कोई अपारदर्शी होती है, कोई कठोर होती है, कोई मुलायम होती है, कोई रंग में अलग होती है, इस प्रकार से हमने देखा। तो यहाँ हम इस पर ब्रीफली कर लेते हैं। रंध्रपूर्ण व घुलनशील खनिजों वाली सेलों में रासायनिक अपक्षय अधिक होता, यानी ऐसी चट्टानें जो रंध्रपूर्ण हो, पोरस हो, सॉल्यूशन हो यानी घुलनशील हो, तो उनमें किस प्रकार का अपक्षय होता है, उनमें केमिकल वेदरिंग ज़्यादा होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रंध्रपूर्ण व घुलनशील खनिजों वाली सेलों में किस प्रकार का अपक्षय होगा, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय या जैविक अपक्षय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, इनमें रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। तो वहीं ऊर्ध्वाधर परतों वाली चट्टानों में यांत्रिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय को यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं, वह क्षैतिज परतों वाली चट्टानों में रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। बच्चों नोट कर लो, ये चीज़ें आपको मिलने वाली नहीं है कि भौतिक अपक्षय कहाँ ज़्यादा होगा और रासायनिक अपक्षय कहाँ ज़्यादा होगा। यहाँ आपको अलग अलग चट्टानों के द्वारा आपको समझाया गया है कि इग्नियस रॉक्स है, जैसे ग्रेनाइट है, डायोराइट है, फेल्साइट है, बेसाल्ट है, ऑब्सिडियन। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी चट्टान है, कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। फिर है मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कायांतित चट्टान है, स्लेट है, सिस्ट है, सर्पेंटाइन है, क्वार्ट्जाइट है और संगमरमर है। यानी इन चट्टानों में किस प्रकार से अपक्षय होता है। दूसरा देखते हैं भूमि का ढाल, यानी अपक्षय को प्रभावित करने वाला सेकंड फैक्टर या सेकंड रीजन कौन सा है, भूमि का ढाल। यानी भूमि के ढाल के अनुसार भी चट्टानें अपने स्थान पर टूटती है। ये देखो आप, ये क्या दिखा रखा है आपको, ये आपको स्लोप दिखा रखा है। मंद एवं न्यून ढाल वाली भूमि पर तीव्र ढाल वाली भूमि की तुलना में अपक्षय कम रहता है, यानी जिसकी ढाल कम होगी वहां पे अपक्षय भी कम होगा, क्योंकि वो गति नहीं करेगी, गति नहीं करेंगे तो उनमें क्या नहीं होगा, विखंडन नहीं होगा। आगे देखते हैं थर्ड में जलवायु में विभिन्नता। हमने कल भी चर्चा की थी, हमारे जो ग्लोब पे, पूरे विश्व पे हमने अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था। किसी को उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, किसी को शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में और किसी क्षेत्र को शीत कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में हमने विभाजित किया था। इसी प्रकार हमने पूरे विश्व पे यानी विश्व के मैप के ऊपर एक डायग्राम के द्वारा आपको दिखाया है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं और इन्हीं अलग अलग जलवायु प्रदेशों में अपक्षय की दर भी अलग अलग होती है। देखो, उष्ण आर्द्र प्रदेशों में, कैसे प्रदेशों में, उष्ण आर्द्र प्रदेशों में, यानी इस क्षेत्र के पास में भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र, इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र था उसको हमने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा था, या क्या कहा था, या ट्रॉपिकल जोन कहा था। और जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, आर्द्र प्रदेश ज़्यादा रहता है,
वहाँ पे कौन सा अपक्षय होगा? वहाँ पे बच्चों रासायनिक अपक्षय ज़्यादा होगा, केमिकल वेदरिंग अधिक होगा। जबकि उष्ण व शुष्क प्रदेश होंगे जहाँ पे मरुस्थल पाए जाएंगे, यानी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पे, जहाँ पे थार मरुस्थल, सारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, अट्टाकामा मरुस्थल, यानी जो प्रदेश शुष्क होंगे वहाँ पे क्या होगा? तापमान अधिक होगा, दबाव अधिक होगा। तो तापमान की क्रिया हमने किस में देखी थी? हमने उनको फिजिकल वेदरिंग या भौतिक अपक्षय में देखी थी। तो यहाँ पे कौन सा अपक्षय ज़्यादा? रासायनिक अपक्षय अधिक होगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए कि उष्ण व आर्द्र प्रदेशों में किस प्रकार का अपक्षय होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए रासायनिक अपक्षय। यदि आपसे पूछा जाए कि शुष्क प्रदेशों में किस प्रकार का अपक्षय होगा, तो यांत्रिक अपक्षय या भौतिक अपक्षय अधिक होगा। फिर हमने 23.5 से 64.5 के बीच में इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या टेम्परेट जोन का, इधर से ये टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लिखना चाहो तो इसे शीतोष्ण लिख लो, इस पूरे को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लिख लो, और ऊपर के क्षेत्र को पोलर जोन या शीत कटिबंधीय या शीत जलवायु वाले प्रदेशों के बारे में चर्चा की। यानी इस क्षेत्र में जितने भी देश आ रहे हैं वो उष्ण कटिबंधीय देश, इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय देश, और इनमें ये देश। वनस्पति का प्रभाव, यानी हम पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं या मैदानी क्षेत्रों में जाते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं या मरुस्थलीय क्षेत्रों में जाते हैं, तो हमें वनस्पति के अलग अलग प्रकार, उनका अलग अलग घनत्व, उनका अलग अलग वितरण देखने को मिलती है। किन्हीं प्रदेशों में वनस्पति का घनत्व ज़्यादा होता है तो किन्हीं प्रदेशों में वनस्पति का घनत्व कम है। जैसे हमारे थार के मरुस्थल में वनस्पति का घनत्व कम है, उसी प्रकार उत्तरी पूर्वी राज्यों में वनस्पति का घनत्व ज़्यादा है। देखो, वनस्पतियाँ आंशिक रूप से अपक्षय की कारक भी है और आंशिक रूप से उसके लिए अवरोधक भी है। अवरोधक कैसे हैं? यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? पेड़ पौधे लगे हुए हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगा? कम होगा, क्योंकि अवरोधक है, वो बांध के रखती है। तो वहीं वनस्पति विहीन उष्ण प्रदेशों में सूर्य ताप की अधिकता के कारण अपक्षय अधिक रहता है। अभी मैंने क्या कहा, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ वनस्पति कम है, सूर्य ताप की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ अपक्षय ज़्यादा होगा। और कौन सा? यांत्रिक अपक्षय। यदि हम धरातल से ऊपर की ओर देखें तो हमें अलग अलग वनस्पति प्रदेश दिखाई देंगे। यानी यदि हम नीचे की ओर देखें तो अलग प्रकार की वनस्पति मिलेगी। उसके बाद में हम भूमध्य रेखा के पास देखें तो रेन फॉरेस्ट वनस्पति मिलेगी, यानी वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलेंगे। फिर आप ऊपर चलोगे तो घास के मैदान मिलेंगे, फिर ऊपर चलोगे तो आपको एल्पाइन वन मिलेंगे, और फिर वहाँ पे इटरनल आइस यानी हमेशा बर्फ़ जमी हुई मिलेगी। ये देखो अलग अलग क्षेत्रों में, यानी इन क्षेत्रों में जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पे वनस्पति क्या है? ज़्यादा है, और इन क्षेत्रों में वनस्पति का विस्तार कम है। बिल्कुल यहाँ पे काई लाइकन वैसी वनस्पति पाई जाएगी। अपक्षय के प्रकार मैंने बताया, 3 प्रकार से हमने अपक्षय को समझाया था। पहला है भौतिक अपक्षय, जिसे हमने क्या कहा? जिसे हमने फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग कहा। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो वेदरिंग। सेकंड है रासायनिक अपक्षय, जिसको हमने केमिकल वेदरिंग कहा। और थर्ड है बायोलॉजिकल अपक्षय, जिसे हमने जैविक अपक्षय कहा। इनकी एक एक करके हम तीनों की सविस्तार से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। भौतिक अपक्षय क्या होता है, रासायनिक अपक्षय क्या होता है, और जैविक अपक्षय क्या होता है। पहला देखते हैं भौतिक अपक्षय। सूर्यताप, तुषार, जल और वायु दबाव, यदि यह कारक आपको कहीं पे भी पर्सन में दिखाई दे, टेम्परेचर, तुषार, फ्रॉस्ट, जल और वायु दाब, प्रेशर, यदि इन्हीं कारकों के द्वारा यदि कोई चट्टान टूट रही है, फूट रही है, विघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, तो वो किस प्रकार का अपक्षय कहलाएगा? वो भौतिक अपक्षय कहलाएगा। देखो, फिजिकल वेदरिंग भौतिक अपक्षय, साथ साथ क्या आपको अंग्रेजी भी। फिजिकल वेदरिंग अकर्स व्हेन फिजिकल फोर्स, जहां पे फिजिकल क्या कर रहे हैं? बल काम कर रहे हैं। ब्रेक्स रॉक इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस,
यानी चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर रही है, तोड़ रही है। विदाउट चेंजिंग द रॉक मिनरल कंपोजिशन, बिना किसी के उसके संगठन को परिवर्तित करते हुए। यानी ऐसा अपक्ष है जो चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है बिना किसी उसके कंपोजिशन या संगठन को प्रभावित किए हुए। दीज फोर्स आर, ये बल कौन कौन से हैं? पहला है वाइंड यानी पवन, आप लिख लो। दूसरा है वाटर, जल। थर्ड है वेव्स, तरंगे। और चौथा है ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय बल। इन्हीं बलों के द्वारा यदि चट्टान क्या हो रही है, टूट फूट रही है, तो किस प्रकार का अपक्ष है? भौतिक अपक्ष कहलाएगा। देखो रेन वाटर कलेक्ट इनमें क्या कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस चट्टान को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। यहाँ पे पवन चल रही है, पवन के द्वारा ये क्या है, एक पथरीला भाग है या पथरीली चट्टान है। इस पथरीली चट्टान का ये भाग ऊपरी आवरण क्या हो रहा है, हट रहा है, टूट फूट रहा है। किसके द्वारा? विंड के द्वारा, पवन के द्वारा। तो ये अपक्ष है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, समुद्री भाग है, और ये समुद्री भाग की पवनें कहाँ टकरा रही है, तट को टकरा रही है। और तट को टकरा के तट के किनारे वाले भाग को क्या कर रही है, तोड़ रही है। तो वो क्या, फिजिकल वेदरिंग, भौतिक अपक्ष कंसेप्ट क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं, पहला है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, पिंड विच्छेदन। यानी बड़ा सारा एक चट्टान है, उसके भाग के टुकड़े अलग अलग हो रहे हैं, तो उसे कहेंगे पिंड विच्छेदन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। देखते हैं गर्म मरुस्थलों में, कौन से मरुस्थलों में? गर्म मरुस्थलों में। जैसे सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है, थार मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है, ये हॉट डेजर्ट है, गर्म मरुस्थल है। गर्म मरुस्थलों में सेलों में अत्यधिक दैनिक तापांतर होने से सेलों में दरारें पड़ जाती है और कालांतर में सेल बड़े बड़े टुकड़ों में विघटित हो जाती है। तो इसे कहते हैं पिंड विच्छेदन। क्या होता है कि यानी जो गर्म मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल और थार मरुस्थल, यहाँ पे ये पथरीले मरुस्थल है कहीं कहीं, तो यहाँ पे दिन में जब सूर्य का तापमान क्या होता है, अधिक होता है। जब सूर्य का तापमान अधिक होता है तो चट्टानें क्या करेगी, फैलेगी। और जब रात को वहाँ से तापमान पूरा का पूरा विकृत हो जाता है और वहाँ पे क्या हो जाता है, तापमान में अचानक कमी आ जाती है। जब तापमान में कमी आ जाती है तो चट्टान की क्रिया क्या होती है, सिकुड़ने की होती है। फिर दिन में तापमान की क्या होती है, अधिकता होती है, रात को फिर न्यूनता होती है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया कई सालों तक चलती रहती है। और जब ये प्रक्रिया चलती रहती है तो चट्टान में क्या हो जाता है, दरार उत्पन्न हो जाती है, उसके बड़े बड़े टुकड़े क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो उसे कहते हैं पिंड विच्छेदन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। यानी ये चट्टानें हैं, ये देखो चट्टानें टूट फूट रही है, अलग अलग चट्टानें टूट रही है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये चट्टानें एक साथ थी, मगर क्या हुआ, यहाँ पे दिन में तापमान की अधिकता हुई, रात की न्यूनता हुई, तो इन चट्टानों में क्या हो गया, दरारें पड़ गई। तो इसे क्या कहा, इसे कहा ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अंग्रेजी में भी समझ लेते हैं। देखो ब्लॉक फिजिकल वेदरिंग, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन caused by excessive heating and cooling। यानी excessive heating का मतलब होता है अधिकता में तापमान, उष्मा, और अधिकता में ही क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है, यानी ठंडी हो रही है। That causes the repeated expansion and contraction। तो इससे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब विस्तार हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन हो रहा है। तो इसमें विस्तार और संकुचन हो रहा है। तो रॉक्स लीडिंग कॉन्ट्रैक्शन दैट क्रिएट्स स्ट्रेक्स अलोंग द जॉइंट। तो जब चट्टान है तो उसमें क्या बन रहे हैं, जॉइंट बनने लग जाते हैं, दरार बनने लग जाती है। जब बनती है तो चट्टान ब्लॉक के अंदर, पिंड के अंदर क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो इसे क्या कहा गया, पिंड विच्छेदन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बच्चों। अगला है अपसल्कन, एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है बच्चों, आप सभी प्याज अनियन से परिचित होंगे, सभी प्याज खाते हो। प्याज के ऊपरी आवरण पे छिलके रहते हैं, एक ऊपर का छिलका हटाओ, फिर छिलका हटाओ, फिर छिलका हटाओ, यानी ऊपर वो छिलकों के द्वारा आवृत रहता है प्याज।
जैसे हम छिलके हटाते हैं उसी प्रकार से ये चट्टान भी क्या करती है, टूटती है। ये चट्टान क्या हो रही है, ये देखो ये प्याज की तरह आपको एक चट्टान दिखाई दी है। इस पे क्या होगा, ऊपरी भाग में तापमान की अधिकता होगी, फिर कमी होगी, अधिकता होगी, कमी होगी। तो यानी ये ऊपरी चट्टान की जो परत है, ये ऊपरी परत है, ये प्याज के छिलके की तरह अलग अलग हो जाएगी। और जब ये प्याज के छिलके की तरह अलग होगी तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एक्सफोलिएशन या अपसल्कन कहेंगे या अनियन स्किन वेदरिंग कहेंगे। देखो, सेलों की ऊपरी परत के गर्म व ठंडी होने से सेलों का छिलकों की तरह टूटना अपसल्कन कहलाता है। आ गया समझ में अपसल्कन क्या होता है, प्याज की तरह छिलके। तुषारी अपक्षय किस प्रकार का, फ्रॉस्ट वेदरिंग। तुषारी अपक्षय में क्या होगा, ये एक चट्टान है, इस चट्टान में क्या हुआ, तापमान की अधिकता और कमी के क्या कारण क्या हो गए, जॉइंट बन गए। अब इन जॉइंट के अंदर क्या चला गया, जल चला गया। अब जल ये चला गया और जल चला गया तो यहाँ पे तापमान की क्या हो गई, कमी हो गई। और जब ये तापमान की कमी हो गई तो यहाँ पे जो जल था वो जल क्या हो गया, जम गया, यानी फ्रीज हो गया। जब ये जल फ्रीज हो गया, जम गया, तो ये जल जब जमेगा तो स्थान ज़्यादा गहरेगा, और जब ज़्यादा स्थान गहरेगा तो ये इधर दबाव डालेगा और ये इधर दबाव डालेगा। जब दोनों तरफ दबाव डालेगा तो चट्टान क्या हो जाएगी, चट्टान विखंडित हो जाएगी या टूट जाएगी, वियोजन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब चट्टान टूटती है तो उसे क्या कहते हैं, तुषारी अपक्षय कहते हैं। यानी ये होता है जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में या शीत क्षेत्रों में। देखो, बहुत ठंडे क्षेत्रों में निरंतर रूप से पानी का सेलों की दरारों में जमने व पिघलने के परिणाम स्वरूप सेलों का टूटना क्या कहलाएगा, तुषारी अपक्षय कहलाएगा। कंसेप्ट क्लियर। आगे चलते हैं, दाब मोचन। दाब मोचन का मतलब क्या, एक बार तो उस पर क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है तो संकुचित हो रही है, फिर एक बार क्या हो रहा है, उस पर दबाव कम हो रहा है, ढीली हो रही है, तो उसे कहते हैं दाब मोचन। देखो, ऊपर की चट्टानों के हटने से निचली चट्टानों पर पड़ने वाला दबाव कम होता है तो उनमें चटक पड़ने लग जाती है, जिसे दाब मोचन कहते हैं। ये देखो, ये ऊपर की हट रही है, फिर इनमें दबाव कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इस प्रकार से चट्टानें क्या हो रही है, टूटती है, तो उसे दाब मोचन कहते हैं। इरोजन रिमूव मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मास ऑफ रॉक्स, यानी जो बड़ी चट्टान है, विशाल चट्टान है, उसके ऊपर जो चट्टानें टूट गई, वो चट्टानें टूटने से अपर्दन के द्वारा वहां से हटा दी गई, यानी इरोजन रिमूव यानी अपर्दन के द्वारा हटा दी जाती है मटेरियल, उन खनिजों को, फ्रॉम द सरफेस ऑफ रॉक्स, यानी उन चट्टानों के ऊपरी भागों। तो दिस रिड्यूस प्रेशर ऑन द रॉक्स एंड काजेज इट टू क्रैक्स। तो इस प्रकार से जब उनके दबाव में कमी आ जाती है, क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है प्रेशर ऑन द रॉक्स उन पे, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, वहाँ पे क्रैक हो जाती है, यानी चटकन हो जाती है, तो इसे कहते हैं दाब मोचन। अब चलते हैं हम रासायनिक अपक्षय के ऊपर। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, भौतिक अपक्षय वाले। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अपसल्कन किसका परिणाम है, भौतिक अपक्षय का, रासायनिक अपक्षय का या जैविक अपक्षय का, किसका। अपसल्कन क्या, प्याज की तरह छिलके अलग होना या चट्टानें टूटना, भौतिक अपक्षय का। तो इसको अच्छी तरह देखना। अब देखते हैं रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सेलों का जल व गैस की सहायता से टूटना, घुलना, सड़ना व नए यौगिकों में बदलना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। क्या, रासायनिक अपक्षय द्वारा क्या हो रहा है, चट्टानें टूट रही है, सड़ रही है, गल रही है, नए यौगिक बन रहे हैं, तो उसे हमने क्या कहा, रासायनिक अपक्षय का। रासायनिक अपक्षय देखो कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग, हमने पहले भी चर्चा की है इसकी। या तो वो ऑक्सीकरण हो सकता है, या वो कार्बोनेशन हो सकता है, कार्बोनीकरण, या वो जलयोजन हाइड्रेशन के द्वारा हो सकता है।
रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ क्रिया करेगा, वो कहलाएगा क्या? केमिकल वेदरिंग। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। रिएक्शन विथ एसिड, अम्लीय के साथ, और रिएक्शन विथ ऑर्गेनिज्म, जीव जंतुओं के साथ या कार्बनिक रूप से, तो वो रासायनिक अपक्षय कहलाएगा। पहला देखते हैं ऑक्सीकरण कि ऑक्सीकरण क्या होता है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन जल में घुलकर, वायुमंडल में क्या होती है? ओजोन होती है, ओजोन टूट के ऑक्सीजन के अणु रहते हैं, तो ऑक्सीजन जल घुलकर सेल खनिजों को ऑक्साइड में बदल देती है, जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे वो अम्लीय जल किस पे गिरेगा? चट्टानों में, तो वो किस में बदल देगा? ऑक्साइड में बदल देगा। तो वहीं इसमें सेलों का शीघ्र क्या हो जाएगा? अपगठन हो जाएगा, टूटने लग जाएगी, तथा इसका सबसे अधिक प्रभाव लोहे के खनिजों पर होता है। यानी लोह खनिज जहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ पे आयरन और या आयरन मिनरल्स अधिक पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में ऑक्सीडेशन प्रोसेस अधिक होती है। ये देखो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, आयरन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी जल में क्या पाए जाते हैं? ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ये जल किससे बना हुआ है? H2 से बना हुआ। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। और बाहरी जल का क्या है? D2O। यानी इसके भी अंदर ऑक्सीजन है और इसके अंदर ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इज रस्टिंग, यानी इस प्रकार से ये क्रियाएं होती है। दूसरा है कार्बोनेशन। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में क्या पाई जाती है? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जल में मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। जब CO2 किससे मिलेगी? जल में मिलेगी, तो जल में मिलेगी, तो जब ये रासायनिक क्रिया करेगी तो H2CO3 बनाएगी, जिसे बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। और ये कार्बोनिक अम्ल क्या कर देता है? चट्टानों को कमज़ोर कर देता है और उनको टूटने पे मजबूर कर देता है। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड किससे क्रिया कर रही है? जल से। यहाँ पे क्या आ गई? केमिस्ट्री। तो ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हो? कभी केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स, कभी मैथ्स, कभी साइंस, तो यानी सभी सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता है बच्चों। तथा इससे संपर्क में आकर चूनायुक्त सेलें तीव्रता से घुल जाती है, और जैसे ही लाइमस्टोन सेलें होती है चूनायुक्त और कार्बनिक अम्ल में संपर्क में आती है, तो वहाँ पे रिएक्शन होती है और वो आपस में क्या हो जाती है? घुल जाती है, तो उसे कहते हैं हम कार्बोनेशन। वाटर कंटेनिंग कार्बोनिक एसिड डिसॉल्व मिनरल, यानी खनिजों को घुला देती है। मोस्टली अफेक्टेड आर कैल्साइट मिनरल, यानी किन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है? जहाँ पे चूना पत्थर ज़्यादा हो, जैसे लाइमस्टोन चूना पत्थर या मार्बल संगमरमर, ये क्षेत्रों में ज़्यादा होता है क्या? कार्बोनेशन। डिसिलिकेशन, सिलिका पृथक्करण, यानी सिलिका का अलग करना डिसिलिकेशन कहलाएगा। सेलू से सिलिका के अलग होने को डिसिलिकेशन कहते हैं या सिलिका पृथक्करण कहते हैं। तो वहीं आर्द्र प्रदेशों में आग्नेय सेलों पर जब जल क्रिया से सिलिका अलग हो जाती है तो उनका अपक्षय हो जाता है। किन क्षेत्रों में? आर्द्र प्रदेशों में। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उष्ण व आर्द्र प्रदेशों में कौन सा अपक्षय ज़्यादा होएगा? रासायनिक अपक्षय ज़्यादा होएगा। वह उष्ण व शुष्क प्रदेशों में कौन सा अपक्षय देखा था? उनमें हमने फिजिकल या यांत्रिक या भौतिक अपक्षय देखा। तो आर्द्र प्रदेशों में कौन सा अपक्षय? केमिकल अपक्षय। इनमें जो आग्नेय सेलें होती है इन क्षेत्रों में, तो वहाँ पे जल क्रिया के द्वारा सिलिका क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, तो इनमें इसे सिलिका पृथक्करण कहते हैं और ये अपक्षय कहलाता है। यानी क्या देखो, मिनरल वेदरिंग एंड सेकेंडरी मिनरल फॉर्मेशन कैसे देखो। वेदरिंग केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ मिनरल्स, यानी यहाँ पे क्या है? पेरेंट मटेरियल है, यानी मूलभूत चट्टानें हैं। मूलभूत चट्टान कौन सी? प्राथमिक चट्टान कौन सी? आग्नेय चट्टान। और ये डिसिलिकेशन वाया वेदरिंग के द्वारा किस में चेंज हो रही है? मर्दा के अंदर चेंज हो रही है। आप आगे पढ़ोगे ना मर्दा निर्माण, उसमें भी किसका मेन योगदान है? चट्टानों का योगदान है। जब चट्टानें टूट फूट के अंतिम रूप से किस में परिवर्तित हो जाती है? मर्दा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी पेरेंट मटेरियल प्राइमरी सिलिकेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्नियस मेटामॉर्फिक प्रोसेस, यानी इन चट्टानों के द्वारा। सोइल
यानी ये तो क्या है, प्राथमिक क्रिया। और सेकेंडरी सिलिकेट्स यानी जो सॉइल के अंदर सेकेंडरी सिलिकेट्स पाए जाते हैं, ऑक्साइड पाए जाते हैं, कार्बोनेट पाए जाते हैं, किसके द्वारा, वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा। अब देखते हैं हाइड्रेशन या जल योजन। सेल खनिजों में जल के अवशोषण को हाइड्रेशन कहते हैं। सेल खनिजों में जल के अवशोषण को क्या कहेंगे, हाइड्रेशन कहेंगे। तो वहीं बॉक्साइट, फेल्सपार आदि सेलें जल्दी जल सोखती है, जिससे उसका भार बढ़ जाता है और वो क्या हो जाती है, बिखर जाती है। यानी सेल खनिजों में जल क्या हो जाता है, खनिज क्या करते हैं, जल को अवशोषण करेंगे, और जल को अवशोषण करेंगे तो पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, वो भारी हो जाएगी, और भारी हो जाएगी तो वो उनका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भार, तो वो बिखर जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो इसे कहते हैं हाइड्रेशन। देखो हाइड्रेशन किसे कहेंगे, आकर्ष वहन वाटर कंबाइंस विद द मिनरल्स, यानी वाटर किन के साथ मिल गया, खनिजों के साथ। तो मोस्ट ओपन इन ग्रेनाइट, किन क्षेत्रों में, ग्रेनाइट खनिजों में, जहाँ पे माइका एंड फेल्सपार ज़्यादा हो जाती है। माइका और फेल्सपार किस में बदल जाती है, कले के अंदर, मिट्टी के अंदर, छोटे छोटे कणों के अंदर। अगला है घोलन। वर्षा जल सेल पदार्थों से अनेक प्रकार के अम्लों एवं कार्बनिक तत्वों को घोल लेता है और नया रासायनिक मिश्रण बना लेता है। तो इसी अभिक्रिया को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कहेंगे, घोलन। वर्षा का जल आएगा, सेल पदार्थों से अनेक प्रकार के अम्ल और कार्बनिक तत्वों को घोल लेता है और नया ही मिश्रण बना लेता है। तो इस क्रिया को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। देखो, सिंप्लाई द डिसोल्विंग मिनरल इन द वाटर, यानी कुछ खनिज होते हैं जो क्या होते हैं, जल में घुले हुए रहते हैं। हेलाइट है जो डिसोल्व इन वाटर में घुला रहता है। क्वार्ट्ज है जो क्या होता है, इसमें घुला रहता है इस प्रकार से और नया ही यौगिक बना लेता है, उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। थर्ड है जैविक अपक्षय, बायोलॉजिकल वेदरिंग। थर्ड देखो, भूपटल पर अनेक प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति अपक्षय में संलग्न रहते हैं। यानी जैविक अपक्षय किससे होगा, जीव जंतुओं के द्वारा और वनस्पति के द्वारा। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या क्या शामिल करेंगे आप, देखो ये भी कई बार पूछा जाता है, आप नोट कर लो। प्लांट पौधे, ट्री रूट्स एक्सपेंड अलोंग जॉइंट्स एंड बेडिंग प्लेन्स, पौधे होंगे और पेड़ पौधे होंगे और जीव जंतु होंगे। और जीव जंतु क्या कर लेंगे, उनके जो जॉइंट्स होंगे, किनके, इन चट्टानों के इन जॉइंट्स के अंदर क्या करेंगे, या तो जड़ें चली जाएगी या जीव जंतु अलग अंदर चले जाएंगे। जब ये जड़ें अलग जाएगी तो जड़ें अलग जाके मजबूती से यहाँ पे जो चट्टानी भाग है उसको ढीला कर देगी। जैसे ही ढीला करेगी तो कुछ समय के बाद में ये क्षेत्र क्या हो जाएंगी, चट्टानें टूट जाएगी। तो उसे क्या कहेंगे हम, अपक्षय कहेंगे। इसी प्रकार ये जीव जंतु भी जहाँ पे जॉइंट्स मिलेंगे अंदर जाके उसको क्या कर देंगे, रोडेंट्स जिनके दांत होते हैं उनके द्वारा कृतन कर देते हैं और उनको ढीली कर देते हैं। इस प्रकार से अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। इसमें देखते हैं पहला, वनस्पति द्वारा अपक्षय। विभिन्न वृक्षों की जड़ें सेलों में प्रवेश कर उनके कणों को ढीला कर देती है, जिसमें सेलें शीघ्र टूट जाती है। यहाँ देखो ये रूट्स, ये पेड़ है, आपको इस पेड़ की जो ये रूट्स है, जड़ें हैं, इन चट्टानी भाग में अंदर जाके इस भाग को देखो पूरे के पूरे को क्या कर दिया, ढीला कर दिया। और ये कुछ समय बाद में क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसे कहते हैं वनस्पति द्वारा अपक्षय। सेकंड है जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय, यानी केंचुआ, दीमक, चूहे आदि अनेक जीवों को असंगठित करते रहते हैं। यानी ये देखो, ये जानवर है, यहाँ पे ये रॉक्स है यानी छोटे इंसेक्ट है, ये है इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है, यानी इनको क्या कर रहा है, चट्टानों को ढीला कर देते हैं और तो ये टूट जाती है। तो इसे क्या कहते हैं हम, जीव जंतु द्वारा अपक्षय। यह है मानव द्वारा अपक्षय। मानव चट्टानों को क्या करता रहता है, तोड़ता रहता है। मानव द्वारा अपक्षय मनुष्य की कृषि, खनन व निर्माण क्रियाओं द्वारा अपक्षय होता है। जैसे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे खनिज निकाल रहा है या खनन कर रहा है, यहाँ पे वनों को काट रहा है, यहाँ पे मकान बना रहा है। तो इन क्षेत्रों में जब ये कार्य करते हैं तो ये क्या करते हैं, चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हैं, जो चट्टानों का क्या होता है, अपघटन होता है। तो इसे कहते हैं मानव द्वारा अपक्षय। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने भौतिक अपक्षय को देखा, फिर रासायनिक अपक्षय को देखा और फिर हमने जैविक अपक्षय को देखा। अब देखते हैं अपक्षय के विशेष प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। देखो,
अपसल्कन आपने देखा था कि प्याज की तरह छिलकों को अलग हो जाना, इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण के अपक्षय के अंतर्गत खींच जा चुकी है इसकी व्याख्या। अपसल्कन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं। परिणाम ही है क्योंकि इसके अंदर टूट फूट के हो गया अंतिम रूप से। सेल या आधार सेल से के ऊपर मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। अपसल्कन अबारितकरण एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अपसल्कित गुंबद एवं टार्च क्रमशः अबारितीकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होता है। यानी हमने क्या देखा था, ये एक चट्टान थी या इस प्रकार से एक चट्टान थी, इसके ऊपरी भाग पे किसके द्वारा, तापमान के द्वारा और बारितीकरण के द्वारा। यानी इस चट्टान का जो ऊपरी भाग था ये प्याज के छिलके की द्वारा क्या हो गया था, अलग हो गया था। फिर ये भाग अलग हो जाता है, फिर ये अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से चट्टानें टूट फूट के द्वारा अलग होती रहती है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग, यानी अपक्षय का महत्व क्या है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि अपक्षय का भी महत्व हो सकता है। देखो क्या क्या होते हैं। अपक्षय प्रक्रियाएं सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगी तो मर्दा का निर्माण किससे होगा, अपक्षय का। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मर्दा के निर्माण में योगदान। तोड़ने तथा केवल आवरण प्रस्तन और मर्दा निर्माण के लिए मार्ग प्रस्तुत करते हैं। कौन, अपक्षय। यदि अपक्षय नहीं हो तो मिट्टी का निर्माण भी नहीं होगा। अपितु अपर्दन एवं वर्ध संचलन के लिए भी उत्तरदायी होता है। यानी अपक्षय होगा तभी क्या होगा, अपर्दन होगा। अपर्दन होगा तभी क्या होगा, सोचो आगे, उनका निक्षेपण होगा। और निक्षेपण होगा तो निक्षेपण के बाद में कौन सी चट्टानें बनती है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा। यदि अपक्षय नहीं होगा तो अपर्दन नहीं होगा, अपर्दन नहीं होगा तो निक्षेपण नहीं होगा, निक्षेपण नहीं होगा तो अवसादी चट्टानें नहीं मिलेगी, अवसादी चट्टानें नहीं बनेगी तो ना कोयला मिलेगा, ना जीवाश्म ईंधन मिलेगा। इसलिए अपक्षय का इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। जैव मात्राओं जैव विविधता पर प्रमुख वनों एवं वनस्पति की जैन है। वन अपक्षय परिवार की गहराई पर निर्भर करता है। यदि सेलों का अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता। इसका अर्थ है कि अपक्षय वृद्ध शरण अपर्दन उच्चावच के लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृतियां अपर्दन का परिणाम है। सेलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से मूल्यवान खनिज जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धीकरण एवं संकेंद्रण में सहायक होता है। अपक्षय होगा तभी हमें ये मिनरल्स प्राप्त होंगे। अपक्षय मर्दा निर्माण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी मर्दा निर्माण के लिए क्या कर रहा है, मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब देखते हैं ये समृद्धीकरण क्या होता है। देखो बच्चों, एक बॉक्स के द्वारा जब सेलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निष्कालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या, अपक्षय होने के द्वारा भूमिगत जल के द्वारा या किसके द्वारा, भौतिक निष्कालन के माध्यम से क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है, एक जगह जम जाते हैं। इस प्रकार के अपक्षय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा। यदि अपक्षय नहीं होगा तो बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण नहीं होगा। अपक्षय होगा तो ही बहुमूल्य पदार्थ क्या होंगे, एकत्रित होंगे तथा आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन, परिक्रमण तथा शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। और इसी को क्या कहते हैं, समृद्धीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं, वेदरिंग ब्रेक्स इट्स डाउन। यानी हमने जितनी चीज़ें पढ़ी है किसके अंदर, अपक्षय के अंदर, इनको हम एक बार समराइज कर लेते हैं। इसलिए हमने ये क्या लगाया, आपके यहाँ पे एक इमेज लगाई है, यानी इन सभी चीज़ों को समराइज करने के लिए। देखते हैं इसमें क्या क्या दिखाया है।
और मैंने आपको क्या क्या बताया था। देखो कितने प्रकार के वेदरिंग बताए मैंने, 3 प्रकार के वेदरिंग बताया। पहला था फिजिकल वेदरिंग, जिसे हमने कहा भौतिक अपक से, जल के द्वारा, वाइंड के द्वारा, आइस के द्वारा और ग्रेविटी के द्वारा, यानी जल, पवन, बर्फ और गुरुत्व बल के द्वारा। दूसरा हमने देखा केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक से, जिसमें हमने हाइड्रेशन देखा, जलयोजन देखा, डिसिलिकेशन देखा यानी सिलिका फर्तीकरण देखा, ऑक्सीडेशन देखा, ऑक्सीकरण देखा, और क्या देखा हमने, एसिड रेन के बारे में देखा। तो रस्ट, वाटर, एसिड रेन, डिसिलिकेशन। थर्ड देखा हमने बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी जैविक अपक से, जिसके अंदर जड़ों के द्वारा, पेड़ पौधे जड़ों के अंदर चले जाते हैं, जड़ें और यहाँ पे फैल के चट्टानों को ढीला कर देती है। लाइकेन में देखा एनिमल्स और इंसेक्ट इनको चट्टानों को कर देते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखी, जैसे क्यूरिंग देखा, माइनिंग देखा, कंस्ट्रक्टिव देखा। इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। फिर अपक्षय के प्रभाव देखे और अपक्षय का महत्व देखा। तो बच्चों, मुझे आपसे पूर्ण विश्वास है कि इस चैप्टर को देखने के बाद आप अपक्षय को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको रात को भी अपक्षय आ जाए तो आप उसको आराम से उसकी से विस्तार से व्याख्या कर सकते हैं कि अपक्षय कैसे होता है, किन क्षेत्रों में अधिक होता है, इसके क्या क्या प्रकार है, क्यों होता है, किस काम में आता है। तो बच्चों, आप बार बार इस वीडियो को देखते रहिए। जहाँ समस्या समाधान आए वहाँ पे पॉज कर दीजिए, अगेन सुनिए, अगेन समझिए और अपक्षय के बारे में जानकारी को अपडेट कीजिए।